ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। अभी हमने बात की थी कि हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस की डिवीज़न कुछ इस तरह थी कि हमारे पास जो ग्रिड था, 3 ग्रिड से, ग्रिड ए, ग्रिड बी और ग्रिड सी। ग्रिड ए की वेटेज जो है थी वो कितनी थी? 5 से 10 मार्क्स की थी, और इसमें 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 फ्रॉम योर स्टडी टेक्स्ट। जो ग्रिड बी था वो हमारा इनकम टैक्स का है, जिसकी वेटेज जो है वो आप 60 से 70% कर लें, और ग्रिड सी जो है वो हमारा सेल्स टैक्स का था, जिसकी वेटेज हम अप टू 30% कह रहे हैं, मैक्सिमम 30% तक की। ये 3 ग्रिड डिवाइड किए हमने। ग्रिड सी हमने कहा था कि ये हमारे ऊपर वाजिब है, इसमें से हमने पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर करने हैं। हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रिड ए से, और ग्रिड ए की जिसकी वेटेज 5 से 7 नंबर की है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 है हमारा, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं, डैट इज़ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। और इस ग्रिड में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो इस चैप्टर में से ही आए हैं, डैट इज़ चैप्टर नंबर 1, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान को हम क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? बड़ा अजीबो मीठा सवाल पूछ लिए, बड़े हैरान और शशदर रो के मुझे देख रहे हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों से लेती है कुछ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। टैक्स क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करनी होती है तो जो अपने रेवेन्यूज बनाने होते हैं उसके लिए टैक्स चार्ज करती है, इनकम वगैरह पे, जैसे सेल्स टैक्स। टैक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये यार मुझे पहला टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस मीट करेगी। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट रेवेन्यू देती है और अपने एक्सपेंडिचर को। तो आप सब ने जो जवाब दिया वो ठीक है, इसको टैक्स तो आता है आप लोगों को। बंद करो क्लास यार, टैक्स इनको आता है। चलो यार छुट्टी करो यार। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज़ बेसिकली कलेक्शन बाय अ गवर्नमेंट, कि हुकूमत जो है वो कलेक्शन कर रही है किससे? अवाम से, पब्लिक से, ऑर्गेनाइजेशन से, एंटिटी से। किस चीज़ की? अपने शेयर की, कि जो हमारा शेयर बनता है तुम्हारी इनकम में, तुम्हारे एसेट्स में, तुम्हारी वेल्थ में। क्यों? हमने तुम्हें ये क्या दी हैं? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तुमने कहा हमने फैक्ट्री लगानी है, हमने तुम्हें जगह लेके दी, हमने वहाँ तक बिजली का रेन करके दिया, हमने पानी ला के दिया, हमने तुम्हें वहाँ पे गैस की पाइपलाइन ला के दी। तुमने कहा जी हमने फैक्ट्री चलानी है, हमने रॉ मटेरियल नहीं है, हमने तुम्हारे लिए इंपोर्ट्स खोल के दी, तुम्हारे लिए हर चीज़ अवेलेबल की जिससे तुम फैक्ट्री चला सको। अगर तुम फैक्ट्री चला रहे हो तो तुम पैसा कमा रहे हो, तो हमारा भी तो हक बनता है। किसने सारे किए हैं रिसोर्सेज अरेंज? हमने किए हैं। तो गवर्नमेंट जो आपसे कलेक्शन कर रही है, अब वो कर क्यों रही है? गन पॉइंट पे कहती है टैक्स निकाल? नहीं, वो अंडर लॉ कर रही है। वो कोई भी टैक्स कर रही है वो अंडर लॉ कलेक्ट कर रही है, कानूनी तौर पर कानून के तहत कर रही है। जैसे इनकम टैक्स लॉ है कि इनकम टैक्स के कवानीन के मुताबिक मैंने जो इनकम कमाई है, आप जो इनकम कमाएंगे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। या आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स के लॉ के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, कानूनी तौर पे हो रहा है। ये इसको फुल लीगल प्रोटेक्शन हासिल है कानूनी तौर के ऊपर। और ये पैसे गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट कर रही है? अपने आप को रन करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, शहरियों की वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये तमाम जो कलेक्शन है जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? टैक्स। गवर्नमेंट आपको रोड बना के देती है, क्या उस पर शहबाज शरीफ चलना है? इमरान खान ने चलना है? किसने चलना है? फ्लाईओवर बनेगा, कौन बेनिफिशरी है? पैसा अवाम का, अवाम पे लगा रहे हैं। पैसा भी लिया है अवाम से,
लगाया भी किस पे है? आवाम के। आपको पार्क चाहिए, अब पार्क पे नवाज शरीफ ने वॉक करेगा, हमने वॉक करनी है। हमें चाहिए हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हमारा इलाज होना है, नवाज शरीफ का इलाज तो नहीं होना, नहीं इंग्लैंड में होता है। तो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, हमारी सेहत के लिए लगा रही है पैसे। ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं, यहाँ शहबाज शरीफ पढ़ेगा जाके, किसने पढ़ना है? हमने पढ़ना है। हमारे लिए पैसा लगा रहे हैं ना, वो पैसा लिया भी हमसे, लगाया भी हम पे, और जो पैसा कलेक्ट किया है वो उन्होंने कैसे किया है? अंडर द लॉ किया है। ये जो कलेक्शन होती है इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सेशन कह रहे होते हैं। इस वक्त आपको ये 3 डेफिनेशन नज़र आ रही है, विजिबल है, इनको रीड करें, इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? आपके पास हैंडआउट्स में भी हैं, वैसे आप सारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैंडआउट्स में भी पड़ी हुई हैं। पहला स्लाइड वो छोटी है वैसे, हाँ, लेकिन रीडेबल है। इसमें तो कोई चीज़ याद नहीं करने वाली, बस रीड करके बताएं, समझ आती है। तो याद हो गया, समझ तो नहीं आई? इसमें से कोई चीज़ याद नहीं करने वाली, पेपर में नहीं पूछेगा ये, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, और गवर्नमेंट पैसा कैसे ले रही है? अंडर द लॉ। और ले क्यों रही है? वेलफेयर के लिए, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपकी पुलिस है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। अब अपने मुल्क से पुलिस निकाल दें, क्या होगा? क्राइम। आपकी हिफाजत के लिए पुलिस रखी है, आपसे पैसा लेके उनको सैलरीज दे रही है, आपके लिए डॉक्टर्स रखे हुए हैं, आपका इलाज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इलाज सस्ता है। आपके लिए स्कूल्स बनाए हैं, बच्चों की तालीम हो रही है, रोड्स बना रहे हैं मूवमेंट के लिए, फ्लाईओवर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बेहतर कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। हमसे पैसा लेके हमारे ऊपर ही लगाया जा रहा है। दूर रेगिस्तानों में, थल में, थर में बिजली के खंभे लगा रहे ताकि रेगिस्तानों में बिजली पहुंचा सकें, हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारे से पैसा लेना लॉ के तहत और हमारे लिए इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? टैक्स कहला रहा होता है। अब यहाँ पे हम टैक्स की बात करते हैं तो इस टैक्स के फिर ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए कि जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, इस टैक्स कलेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मकसद। गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एक तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा आएगा, टैक्स लगाएंगे, पैसा आएगा, और टैक्स लगाएंगे और पैसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। ये है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि इन्होंने पैसा कलेक्ट करना ही करना है। इनको चाहिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर से पैसा लेना है, गरीब पे लगाना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, खर्च करना है। अपने जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उन्हें क्या करना है? हल करना है। अपनी हुकूमत जो है वो क्या करनी है? चलानी है। ये तमाम क्या है? इसके मकासद हैं। यही बुनियादी मकासद है। मैं कहता हूँ आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप टैक्स क्यों लगाएंगे? जी हमने हुकूमत चलानी है। आप टैक्स क्यों लगाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं है। आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं? हमने अपनी गवर्नमेंट रन करनी है। ये हमारे क्या है? ये हमारे बुनियादी मकासद हैं जो हमने क्या करने होते हैं? अचीव करने होते हैं, यही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सिर्फ टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी जो मकासद हैं वो क्या किए जाते हैं? वो फुलफ़िल किए जाते हैं। मतलब हम उन्हें कह सकते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, के पैसे के अलावा हुकूमत क्या कुछ अचीव करना चाहती है टैक्सेशन के ज़रिए, वो हमने देखने हैं। वो क्या होते हैं? मैं आपसे एक लेमैन क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपये है, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, लोकल एक मैंने अपना प्लांट लगाया हुआ है, मैं बहुत गरीब आदमी नहीं लगाया, अभी मुझे ना समझना। और यहाँ पे आईफोन आप इंपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका से। आपके पास लाख रुपये और मैं कहता हूँ मेरा प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, LCD सब कुछ अच्छा लगा दिया है। आपके पास लाख रुपये, आप क्या मेरा मोबाइल फ़ोन लेंगे कि एप्पल इंपोर्ट करेंगे? बहुत ही यार मतलब अपने भाई को गरीब कर दोगे यार, ऐसे होता
हैं, क्या करेंगे? चलें, मैंने कार का प्लांट लगाया, नहीं मैंने नहीं लगाया, एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसने गाड़ी का प्लांट लगा दिया। आपके पास 10 लाख रुपया है, आप वो कार परचेज कर सकते हैं, खुली छूट है, आप जापान से 10 लाख की गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे? या लॉस हो गया फैक्ट्री में। अच्छा, अब आपके पास ये ऑप्शन है, आपको हमने कहा कि 10 लाख रुपया आप कोई भी गाड़ी इंपोर्ट कर लें या लोकल गाड़ी परचेज कर लें। आप क्या करेंगे? कहने भाई लोग इंपोर्ट आने दो, लोकल कौन लगाता है मेहरान को मुंह। अब अगर हम ये करेंगे तो वो कहेंगे हम पागल हैं सुजुकी वाले, हम इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेके आए हुए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम प्लांट बंद कर देते हैं। अगर वो प्लांट बंद करेंगे क्या होगा? बेरोज़गारी, प्लांट बंद, क्या सब कुछ तबाह। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आप पे कुछ नहीं कहेगी, उससे कहना यार टैक्स लगा दो इंपोर्ट पे, इंपोर्ट इतनी महंगी कर दो कि ये कहें यार मेहरान ही सही है। कम में वो कहते हैं ना, मौत दिखा के बुखार बरासी करने वाला साहब कर दी है कि अगर लेनी है मीरा तो वो 30 लाख की वरना 10 लाख की मेहरान, तो मौत दिखाई है, राजी किस पे कर लिया? बुखार पे। अब गवर्नमेंट ये अचीव कर रही है, गवर्नमेंट को से पैसा नहीं मिला, हालांकि इंपोर्ट टैक्स लगाने से इंपोर्ट कम हो गई है, टैक्स कलेक्शन में कमी आई है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो गया? आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हो गई, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं और बुरा वक्त आ गया, जैसे कोविड आया था, कोविड में तमाम इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी, बुरा वक्त था। अब गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे अगर सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल कपड़े की इंडस्ट्री है, उस पर बुरा वक्त आ गया, उनका माल नहीं निकल रहा, कॉटन सैलाब आया, सारी कॉटन की फसल तबाह हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? यार इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, इन्हें बचाना भी है, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो क्या करेगी? कहती यार हम इनका ना टैक्स माफ़ कर देते हैं, हम इनका टैक्स माफ़ कर देते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। टैक्स फॉर एग्जांपल 10% है, हम कहते हैं तुम अगले 4 सालों के लिए ना टैक्स 2% दे दो, टैक्स का रेट कम कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो वीक इंडस्ट्री है इसको सपोर्ट मिल जाए, ये चल पड़े, पैसा नहीं ले रही लेकिन टैक्स पे खेलते हुए क्या कर रही है? बेनिफिट दे रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कलेक्ट करना बेनिफिट नहीं है हुकूमत के लिए, बल्कि इसके अलावा भी बेनिफिट्स जो हैं वो उसने क्या करने होते हैं? अचीव करने होते हैं। तो वो जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं हमने वो देखने हैं क्या है और क्या नहीं है, और ये आई कैप का इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बताएं टैक्स के क्या हैं। अब सारी बातें मैं करूँगा, कोई चीज़ रट्टा नहीं मारनी भाईजान, 3 वाले भाई रट्टा कुछ नहीं मारना, ये सारा कुछ तुम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ये इंपोर्ट अपनी वर्ड में लिख सकते हो, ये वीक जो इंडस्ट्री है इसको सपोर्ट अपने वर्ड में लिख सकते हो, लिखो, तुम्हारे नंबर पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, तो रट्टा नहीं मारना। अब इसमें से हम टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सोशल डेवलपमेंट, मतलब समाज की तरक्की के लिए, और हम माशी तरक्की के लिए भी क्या कर रहे हैं? टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि जो हमारी वीक इंटरप्राइजेज़ हैं, एनेमिक का मतलब वीक, जो वीक इदारे हैं, जो वीक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हम उनको टैक्स की एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, एग्जेम्पशन कहते हैं माफ़ी को, ताकि वो मज़ीद ग्रो करें। हम उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं यार तुम ये काम करो, हम तुम्हें ये सपोर्ट कर देंगे। जैसे IT सेक्टर को टैक्स माफ़ कर दिया 5 सालों के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करें, आप सॉफ्टवेयर अपना एक्सपोर्ट करें, आप खेलें, हम आपको टैक्स माफ़ कर रहे हैं। क्या अब हुकूमत टैक्स माफ़ कर रही है, टैक्स ले ही नहीं रही, अपना पैसा छोड़ दिया, क्यों? कि और बंदे आए, सेक्टर में इन्वेस्ट करते जाएं, IT ग्रो करना शुरू करें, हम चलें। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। नॉन रेवेन्यू का मतलब क्या है? पैसों के अलावा गवर्नमेंट टैक्स से क्या क्या अचीव कर रही है। खेली गवर्नमेंट किसके ऊपर है? टैक्स के ऊपर ही है, टैक्स माफ़ कर दिया। अब टैक्स माफ़ करने से क्या हुआ? वो हमारी चल पड़ी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट चाहती है कि यार हमारे मुल्क में घर नहीं बन रहे, घर वाली इंडस्ट्री बने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। क्या करती है? खुद घर बनाए, कहते हैं हम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, मर जाएंगे। उसे कह रही बुलाओ प्राइवेट बिल्डर्स, इन्हें के घर बनाए, हमने टैक्स माफ़ कर देते हैं। 6 महीने में जिसने जितनी कॉलोनियाँ बना ली, हम टैक्स कोई नहीं लेंगे। टैक्स माफ़ किया, घर बनाए, गरीबों को सस्ते घर प्रोवाइड करवा दिए। क्या बेनिफिट हुआ? आवाम को हुआ। देखिए क्या पैसा आया हुकूमत के पास? पैसा नहीं आया, लेकिन पैसे के अलावा क्या कर लिया उसने? बेनिफिट अचीव कर लिया। जैसे लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फ़ॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए इंपोर्ट्स वगैरह बैन कर देते हैं। लोकल कपड़ा हो, इंपोर्टेड कपड़ा हो,
किस पे जाएंगे? इम्पोर्टेड पे। हालांकि पाकिस्तान का कपड़ा सबसे बेस्ट है, हमारा कपड़ा जाएगा UAE, वहाँ पे रीटैग होगा, वापस आएगा, हम वो ख़रीद लेंगे, लेकिन वही कपड़ा हमें यहाँ मिलेगा, हम नहीं खरीदेंगे। साइकोलॉजी हमारी नहीं, पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया समझती है कि जी हमारे मुल्क के अलावा जो चीज़ें बड़ी अच्छी है, तो ये है ये। फिर कहते हैं यार ये फॉरेन कंपटीशन तबाह कर देगा लोकल इंडस्ट्री को। तो लोकल इंडस्ट्री को क्या करेगी? बचाएगी, इंपोर्ट्स कर देगी महंगी। जब इंपोर्ट्स महंगी हो गई, लोगों ने कहना यार लोकल हेड एंड शोल्डर 280 रुपये का है, इंपोर्टेड 1000 रुपये का है, छोड़ो बाल ही हैं, गंजे ही हो रहे हैं, क्या होगा, इस्तेमाल करो, करती है। जब कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट ने बार्गेन करना होता है कि आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, ट्रेड करें हमारे साथ, तब टैक्स को इस्तेमाल करते हैं कि जी आप आए हमारे मुल्क में, आपके प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में बिकेंगे, या आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इतना टैक्स आपको माफ़ कर देंगे। हालांकि हमारे मुल्क पे इतना टैक्स है, अगर कोई हमारे मुल्क का ABC बंदा हो, वो ये ट्रक बना के बेचेगा, हम उससे इतना टैक्स लेंगे, लेकिन चूँकि आप आ रहे हैं हम आपको 20% टैक्स माफ़ कर देते हैं। तो टैक्स को इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रेड के लिए, बार्गेन करने के लिए। चाइना से कर लिए, रशिया से कर लिए कि हम आपको टैक्स माफ़ करते हैं, आप आए इन्वेस्टमेंट करें, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए करते हैं। अब फॉर एग्जांपल महंगाई बहुत बढ़ रही है, हुकूमत को एहसास है, हुकूमत ने लगाया हुआ जी हर 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 17% टैक्स ले रही है, जिसका मतलब 17 रुपये। अब हुकूमत कह रही है यार कुछ तो होने रहा, क्या करें, कीमतें कम करनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है हम इसको 17% से रिड्यूस करके 15% कर देते हैं। टैक्स कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ों की कीमतें कम होंगी। गवर्नमेंट किस पे खेली है? अपने ऊपर खेली है, टैक्स पे थोड़ी प्राइस लो करने के लिए गवर्नमेंट करती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही होती हैं, अब आवाम को रिलीफ देना होता है, वो क्या करते हैं, टैक्स कम करते जाते हैं, या आवाम को रगड़ना होता है तो टैक्स लगाते जाते हैं। अब पेट्रोल जब सस्ता हो जाता है, नहीं सस्ता करते ज़्यादा, क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। अब पेट्रोल उतने का ही है, इंटरनेशनली नीचे आ जाएगा, लेकिन टैक्स लगा देंगे ताकि पैसा आता जाए। आवाम को रगड़ा हुआ है। अब जब पेट्रोल महंगा होना शुरू हो जाएगा, जब हद से ऊपर निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, वही टैक्स कम करना शुरू कर देंगे ताकि आवाम को अब सस्ता पेट्रोल मिलता रहे। रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, ऐसे होता है, ये लॉजिकली ऐसे ही होता है। फिर हमारे मुल्क में जो इन इक्वालिटीज़ हैं वेल्थ के लिहाज से, उसको रिड्यूस करने के लिए गरीब पे टैक्स कम लगाती है गवर्नमेंट कहने की हद तक, अमीर पे टैक्स बहुत लगाती है। अब एक बंदा जिसने मेहरान ली है और एक बंदा जिसने ऑडी ली है, दोनों का टैक्स में फ़र्क होगा। ऑडी वाले टैक्स ज़्यादा लेंगे, मेहरान से टैक्स कम लेंगे, इनके टोकन टैक्स में कम फ़र्क होगा। तो ये जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर अमीर तर है, गरीब गरीब तर है, इसको कम करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि R&D हो, हमारे मुल्क में साइंस जो है ज़्यादा आए, इन्वेंशन ज़्यादा आए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है आएँ आप इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, आप इन सेक्टर्स में काम करें, हम आपको अलाउ करेंगे, आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, हम आपको इंसेंटिव्स दे रहे होंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही होती है। या मार्केट में कुछ ऐसे नेगेटिव सेक्टर्स हैं, जैसे मोनोपोली वगैरह क्रिएट हो जाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है बहुत ज़्यादा, कि और आ जाएंगे इंटरेस्ट, हम टैक्स कम कर देंगे, अगर तुम अकेले ही खेल रहे हो आ जाओ तुम्हें रगड़ते हैं हम। और जो अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स होते हैं या जो बुरे सेक्टर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है। मतलब अगर आज गवर्नमेंट जो है गोल्ड लीफ के ऊपर 250% टैक्स लगा दे, तो शायद थोड़े लोग कम करना शुरू कर दें। हालांकि थोड़ी एक आधा ही वो होगा जो इफेक्ट होगा, लेकिन कर सकती है गवर्नमेंट। ये जो जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ये स्मोकिंग वाली है, इस पर गवर्नमेंट अगर एबनॉर्मल टैक्सेस लगा दे 1000%, ख़त्म हो सकता है। आपका पान जो है वो गवर्नमेंट उसको कर दे, हाँ कोई 750-800 रुपये, कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। वो अल्टीमेटली कहेंगे यार हम मर जाएंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि आटा लेके आएंगे वो लेके करें। हाँ गोल्ड लीफ की डब्बी 2000 रुपये की, कोई भी नहीं पिएगा। क्यों नहीं कर, क्यों, वो खुद पीते हैं। तो ये देखें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे खेल रही है। ये तमाम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला, पैसा मिला, लेकिन पैसे के अलावा उन्होंने ये तमाम मकासद क्या किए हैं, अचीव किए हैं। पेपर में सवाल आएगा, ये 5 नंबर का सवाल है, कोई से 5 पॉइंट लिख सकते हो, अपनी वर्डिंग में लिखने हैं। कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी, कोई चीज़ रट्टा नहीं मारनी, अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये 5 नंबर का सवाल लिख लोगे? नहीं तो इनकार कर रहा है यार। अब टैक्स को इस्तेमाल करना है एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए टैक्स को इस्तेमाल करना है। ये गवर्नमेंट करती है। आपने कभी
इंडस्ट्रियल जोन्स या ट्रेड फ्री जोन्स का नाम सुने? गवादर इंडस्ट्रियल जोन है आपके लाहौर में, ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन है, सुंदर इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, फिर विहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, गुजरावाला इंडस्ट्रियल जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए हुए, सुना मैं नाम? अब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे विहाड़ी का है, वो समझते हैं कि यार साउथ पंजाब से लोग उठते हैं, यहाँ आ जाते हैं पंजाब में, सिंध जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, इन बड़े शहरों में क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है रिहाइश का। क्या करती है, कहती है यार हम ना तुम्हें वहाँ रोकते हैं। जोन्स बनाए गवर्नमेंट ने, इनवाइट किया इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ फैक्ट्री लगाएं, हम आपको सस्ती बिजली देंगे। फॉर एग्जांपल वो कहती है जी आप यहाँ फैक्ट्री लगाएं, लाहौर में बिजली का यूनिट 35 रुपये का है, हम आपको अगले 5 साल के लिए देंगे बिजली हम 20 रुपये की, बेनिफिट दे रहे हैं। यानी यहाँ प्लांट लगाएं, हम आपको टैक्स इतना माफ़ कर देंगे, अगले 5 साल टैक्स नहीं लेंगे। जैसे यामाहा जब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी उसको टैक्स की बेनिफिट दिया गया था, बाइक जो अभी यामाहा 2016-15 में आई थी जो, उसको बेनिफिट दिया था। ये ग्रीन फील्ड स्टेटस देते हैं, ब्राउन फील्ड स्टेटस देते हैं कि आप आएँ, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको इतने साल टैक्स नहीं देंगे, हम इतना टैक्स आपको माफ़ कर देंगे। शर्त रख देते हैं कि जी आप यहाँ आएँ फैक्ट्री लगाएं, शर्त ये है कि उस लोकेलिटी के लोग आपने क्या करने हैं, एम्प्लॉय करने हैं। अब क्या होगा, उस इलाके में डेवलपमेंट होगी, उस इलाके में इंडस्ट्री लगेगी, उस इलाके के लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। उसकी वजह से इन बड़े शहरों पे जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब दूर देहार विहाड़ी में उन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्री लगा दी। अब सुंदर कभी जाकर देखें, वो बियाबान था, अब वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी है कि सोच है आपकी, मतलब ओरिएंट की फैक्ट्री वो उन्होंने कहाँ लगाई है, चूंग पे लगाई है जाके, वॉल्स वहाँ पे लगाई हुई है जाके, जहाँ पे कुछ नहीं था, फैसिलिटी दी गवर्नमेंट ने। अब वहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे ओरिएंट की ज़मीन जो उन्होंने 75,000 की ली थी मेरे ख्याल से, आज वो ज़मीन 750 करोड़ की पहुँची हुई है फैक्ट्री की, इतनी महंगी ज़मीन हो गई। बियाबान को आबाद कर दिया, वो लाहौर के बाहर निकल जाता सुंदर, गवर्नमेंट कर रही होती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे टैक्स हाई लेती है, जो गरीब लोग होते हैं उनसे टैक्स गवर्नमेंट क्या लेती है, कम ले रही होती है। जितना अमीर उससे उतना ज़्यादा टैक्स, जितना गरीब उससे उतना कम टैक्स, ऐसे ही है। उसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स होती है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। ऑडी इंपोर्ट करना बहुत महंगी है, वैसे गाड़ी तो हर चीज़ इंपोर्ट करना महंगी है। मोबाइल फ़ोन, अब ये हमारी गवर्नमेंट जो है लैपटॉप्स को, मोबाइल फ़ोन्स को लग्जरी आइटम समझती है, इनके लिए आईफोन जो है वो लग्जरी है। टैक्स कितने है, इतने का फ़ोन इतने का टैक्स होता है। कंप्यूटर्स, आप 2 लाख का कंप्यूटर इंपोर्ट करेंगे, ऊपर 1,30,000 का टैक्स होगा। तो लग्जरी आइटम्स जो हैं उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लगाती है, ताकि लोग जो हैं वो इंपोर्ट कम करें और उसका जो अल्टरनेटिव मेड इन पाकिस्तान है वो इस्तेमाल करें, ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाए, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। उसके अलावा जो एक वर्ड होता है उसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। पूरा चैप्टर है टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर, डोनेशंस के ऊपर, इंसेंटिव्स के ऊपर, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको समझाता हूँ जस्ट लेमैन की मतलब एक बिल्कुल अनपढ़ चिट्टा आदमी, उसे कुछ नहीं पता, उसे अगर समझाना है टैक्स क्रेडिट आप किस तरह समझाएंगे? एक तो मार कर ही ख़राब है यार। टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि टैक्स में छूट, टैक्स में रिलैक्सेशन देना। कैसे दे सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका टैक्स बना 1,000 रुपया, एक बंदा है उसका टैक्स कितना बना, 1,000 रुपया बना। गवर्नमेंट कहती है यार तुम एक काम करो, तुम हमें सपोर्ट करो, ये हमने कोई लिस्ट दे दी है, तुम जाओ इन इदारों में डोनेट कर दो, ज़कात दे दो, डोनेशन कर दो, चैरिटी कर दो। तुम करोगे, हमें रसीद देना, हम तुम्हारा उस हिसाब से 100 रुपये का टैक्स माफ़ कर देंगे, तुम हमें 900 रुपया टैक्स पे कर देना। ये क्या मिल रही है? ये टैक्स में थोड़ी सी माफ़ी मिल रही है। ये बिल्कुल लेमैन समझा रहा हूँ, एक वो बंदा जिसको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, एक आम सादा पाकिस्तानी, उसको आपने कहना है कि यार तुम डोनेट करो, क्योंकि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर तुम्हारा टैक्स 1,000 रुपया बनता हुआ, तुमने यहाँ डोनेशन की, तुमने यहाँ चैरिटी की, तो गवर्नमेंट तुम्हारा 100 रुपया टैक्स छोड़ देगी। अब ये टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है आपको। क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? आपके टैक्स लायबिलिटी कम हुई है, क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है ना? आपको भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरा गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। क्या कि उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास
अमाउंट आना शुरू हो गई है, उनके काम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ से ये बेनिफिट्स जो है वो अचीव कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। या गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे देती है कि अगर आप यहाँ पे ये काम करोगे हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, हम टैक्स लेंगे नहीं आपसे। इवन फिर टैक्स इंसेंटिव्स देती है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आते हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, उस पर आपको इंसेंटिव्स दे रही है, सब्सिडी दे रही होती है, सस्ती खादें ला के देती है, सस्ते ट्रैक्टर दे रही होती है। इस तरह की तमाम चीज़ें गवर्नमेंट खेल टैक्स भी रही है, बट क्या कर रही है, दूसरे मकासद अचीव करने की कोशिश कर रही होती है। अब इन तमाम बातों में पैसा कहाँ पे है, कहीं पे पैसा आया गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, अचीव किए हैं। तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें इससे पहले हमने देखा था वो तो सोशल डेवलपमेंट के कि माशरे में किस तरह असर हो रहा है, और ये प्योर है तरक्की के कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कैसे होते हैं। अभी 5 नंबर का सवाल है, आप इसमें से जो सवाल है आप लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसको क्रैम में कुछ नहीं करना, इसको 2 से 3 दफ़ा रीड कीजिएगा, जो समझ में आता है आप लिख लीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आई कैप में बड़ा फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का है यही, जो हमने क्या कर लिया है यहाँ पर डिस्कस आउट कर लिया है। जी जनाब, इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? अब ये एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, अब ये एग्जाम्पल भी इट्स सेल्फ क्वेश्चन आता है कैप में। अब देखिए वो क्या करेगा, वो आपसे भी पूछ सकता है, वो आपको ना कुछ, जब हम अपना टैक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको तमाम आंसर आते होंगे। वो क्या करेगा, वो आपको कुछ लॉस बता देगा कि यार हम इन चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं, जैसे सैलरी पे टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट पर टैक्स कम कर दिया, वो ये बता देगा। और वो कहेगा जी बताएं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस काम से गवर्नमेंट क्या मकसद अचीव करना चाह रही है, वो ये पूछ लेगा। ये पेपर में इटसेल्फ ये वाला सवाल, ये टेबल एज इट इज़ 2 दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है, 2 टाइम्स ये पेपर में आ चुका है। जैसे आपके पास हैंड आउट्स मौजूद हैं, इन हैंड आउट्स में अगर आप आखिरी पेज पे आ जाएं, नहीं आखिरी भी नहीं, सेकेंड लास्ट पेज पे ऑटम 18 का क्वेश्चन, और एक और फोर्थ लास्ट पेज पे ऑटम 21 का क्वेश्चन। ऑटम 21 और ऑटम 18 में ये सेम क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछ चुका है, ऑटम 21 और ऑटम 18 में ये टेबल एज इट इज़ पूछा हुआ है उसने, ठीक है। अब उससे क्या करना है, उससे कहना है यार ये टैक्स लगाना है, बताएं क्या अचीव कर सकते हो। आपने अपनी कॉमन सेंस में आंसर करना है, जवाब मिलेगा। जैसे सैलरी पे गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाती है, सैलरी पे टैक्स लगाने का एक मकसद है पैसा देना है और कुछ नहीं है, तो रेवेन्यू कलेक्शन है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम बैंक के अलावा कोई अमाउंट रिसीव करोगे, कैश में करोगे, तो हम तुम्हें उस पर टैक्स लगा देंगे, या अगर तुम कैश में कोई अमाउंट पे करोगे हम तुम्हें एक्सपेंस नहीं क्लेम करने देंगे। इससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है कि लोग आएँ, बैंकिंग को इस्तेमाल करें और इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन हो, ये मकसद अचीव करना चाह रही है। गवर्नमेंट कहती है कि जी मूवेबल एसेट्स हैं, जैसे गाड़ियाँ होगी, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, घड़ियाँ वगैरह होगी, पेंटिंग्स होगी, ये आपके हैं मूवेबल एसेट्स, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, इन पर टैक्स लगा देती है। क्यों? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितनी बड़ी गाड़ी है उस पर उतना टैक्स, बाइक पर टैक्स है ही नहीं, थोड़ा टैक्स है बाइक के ऊपर, रिक्शे पर टैक्स थोड़ा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट गाड़ी होती है। अब आईफोन पर टैक्स ज़्यादा है, लेकिन लोकल मोबाइल्स जो हैं उन पर टैक्स कम है, तो उस पर कर रही है। अब इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हाई टैक्स है। क्या गवर्नमेंट अचीव कर रही है? किसी भी इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने से गवर्नमेंट क्या अचीव कर रही है? लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक करते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो, हमारा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, हमारा आउटफ्लो कम हो, ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर सकती है। जैसे उसके अलावा कि अगर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस करता है, ख़र्चा करता है, तो गवर्नमेंट कहे ठीक है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करें, हम आपको अलाउ कर देंगे। इससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट हो R&D में, मज़ीद इनोवेशन हो हमारी कंट्री में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है
जैसे कभी आपने अक्सर सुनते होंगे टीवी में कि जी ये एप्पल है या जेफ बेजोस हो गया, ये टैक्स नहीं पे करते, इलॉन मस्क जो है टैक्स नहीं पे करते, इतने अमीर हैं। वो करते क्या हैं? वो चोरी नहीं कर रहे, वो अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकम जो है ना अपनी R&D में लगा देते हैं। अब उनकी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है कि अगर आपने R&D में अपनी इतनी इनकम लगा दी है तो वो कहते हैं ठीक है आप इनकम लगाएं, हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे। तो R&D में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको बेनिफिट वगैरह दे रही होती है। ठीक है, उसके बाद अभी हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर लेंगे। तो सेल्स टैक्स में हम वर्ड पढ़ेंगे वो है ज़ीरो रेटिंग। आपको क्लियर समझ आइए क्या होती है, बट यहाँ पे आपने याद रखना है इसका मतलब क्या होता है 0%। एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0%। ज़ीरो रेटिंग का मतलब क्या होता है, 0% होता है। अब 0% का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो टैक्स आपसे 0% लिया जाएगा। मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को लोकल बेचता हूँ, लोकल बेचूंगा तो मैं 17% टैक्स पे करूँगा, सेल्स टैक्स। मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो गवर्नमेंट कहती है 0%। अब गवर्नमेंट क्या अचीव कर रही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वो अगर मेरे पे 0% टैक्स लगा रही है एक्सपोर्ट्स पे ताकि लोग मज़ीद आएँ, मज़ीद एक्सपोर्ट्स करें, हमारे मुल्क की चीज़ें बाहर जाना शुरू हो, हमारा क्या हो, रेवेन्यू अच्छा हो, पैसे का इनफ्लो हो, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक होना हो। अब इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट्स के ऊपर 0% कर लिया। मतलब मैं यही डस्टर बना के यहाँ बेचूंगा पाकिस्तान में, टैक्स 17% दें करूँगा पे। मैं यही डस्टर बनाऊँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा, UAE भेज दिया, सऊदीया भेज दिया, टैक्स कितना होगा 0%। तो मुझे ज़रा बेनिफिट कहाँ पे है, एक्सपोर्ट में 0 पे 17% पे एक्सपोर्ट पे। मैं क्या करूँगा यार, एक्सपोर्ट करो, काम पकड़ो एक्सपोर्ट वाला, ताकि टैक्स भी नहीं पड़ रहा, सेल्स टैक्स, काम भी निकलेगा, पैसा भी आएगा। तो ये अचीव करने के लिए क्या हो रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके अलावा अभी हमने बात की है कि टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, कि अगर आप डोनेशन करेंगे आपको मिलेगा टैक्स क्रेडिट, टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलेगी। फ़ायदा क्या होगा कि लोग डोनेशंस मज़ीद करेंगे, उसका कल्चर जो है प्रमोट करने के लिए ये काम हो रहा होगा। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लाइक ऑन शेयर्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अब सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट को टैक्स माफ़ किया हुआ है। क्या मकसद अचीव कर रहे हैं, ताकि मज़ीद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो रही हो। तो इन मकासद को अचीव करने के लिए ये लॉ लगाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इससे अचीव हो रहे होते हैं। क्लियर? अब ज़रा जल्दी से ऑटम 21 और ऑटम 18 क्वेश्चन रीड करें, बताएं समझ आता है? नेक्स्ट स्लाइड जो कि थोड़ी विजिबल मिलेगी, बड़ी होगी, ये बाकी बहुत छोटी प्रिंट हो गई हैं। ऑटम 21 और ऑटम 18 दोनों क्वेश्चंस बताएं। कैश डिपॉजिट विड्रॉल बाय नॉन फाइलिंग भी ये है ना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। हाँ नहीं, इस पे ये होगा कि आप गवर्नमेंट चाहती है कि मज़ीद लोग फाइलर बने ताकि उन पर टैक्स ना हो। अगर नॉन फाइलर में टैक्स है, फाइलर में टैक्स नहीं है, ताकि लोग मज़ीद रिटर्न जमा कराएं टैक्स में। तो ये अचीव करने के लिए
डन? Yes. आसान है कि मुश्किल है? टैक्स हॉलीडे पीरियड इतने दिनों के लिए टैक्स माफ़ है। Video यार। गई, खैर है, एनीवेज। मेमोरी ऑफ फर्स्ट इन पर्सन क्लास। नहीं, वो चाय का ना गिरी हुई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। जी क्लियर है ये? हाँ भाई, हो गया यार। इतना आसान टैक्स है, हमें किधर थेरी, ये थेरी हो गई है। नहीं, और क्या करना है बता ज़रा। 5 नंबर का सवाल है, कितने मार्क्स के? कितने रह गए बाकी? बस इतनी सी बात है। 30 आ जाएंगे सेल्स टैक्स में से, कितने रह गए बाकी? 30 और 5 35, 15 नंबर के बाद पेपर पास हो जाने। इतना आसान टैक्स है यार, पता नहीं क्यों इतना इसको आपने मुश्किल बनाया होता है। वाकई इतना आसान नहीं है, ऐवी ना कोई मैं पढ़ना ही नहीं आज तो बात। उसके बाद ना हम काइंड्स ऑफ टैक्सेस करते हैं। तो काइंड्स ऑफ टैक्सेस को समझाने के लिए ना मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उस ग्राफ की मदद से हम इसको सारा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इनकम, ये आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, और यहाँ पे हम लेते हैं रेट। ये ग्राफ है, इसमें से इनकम इस तरफ इंक्रीज हो रही है, रेट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। इनकम बढ़ रही है, रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, Yes. इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। कि इन यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना टैक्स ज़्यादा होगा। ये पेपर में ड्रॉ नहीं करना। इसे हम कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल। इनकम जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, 100, 200, 1000, 3000, 10,000, टैक्स रेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और तीसरा हम बनाते हैं, ये डॉटेड बना रहा हूँ, ये है रिग्रेसिव। कि इनकम ज़्यादा टैक्स कम, इनकम कम टैक्स ज़्यादा। ये 3 लाइनें जो है ना, ये प्रोग्रेसिव, ये क्या बता रही है? इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा। ये क्या बता रही है? जितनी मर्जी इनकम टैक्स सेम। ये बता रही है इनकम ज़्यादा टैक्स कम। अगर ये 3 लाइनें समझ आ गई हैं, एक और सवाल डन हो गया, वो है काइंड ऑफ टैक्सेस का। अब काइंड ऑफ टैक्सेस में क्या है? हमारे पास 3 किस्म के टैक्स हैं। एक है प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट टैक्स, मैं यहाँ बोलूँगा, आपने वो ग्राफ की लाइन देखनी है। प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स क्या है? कि जितनी मर्जी आपकी इनकम हो, जितने मर्जी हो, आप पे हम हमेशा एक फ़िक्स % पे टैक्स लगाएंगे। हम नहीं करेंगे जी आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप ज़्यादा हैं, आप कम हैं, नहीं। एक फ़िक्स % के ऊपर ही हम क्या करेंगे? टैक्स लगा रहे होंगे। इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? वो हमारे पास सेल्स टैक्स है। मैं उतरता हूँ अपनी साइकिल से, मैं जाता हूँ, मैं ब्रेड परचेज़ करता हूँ, दुकानदार मेरे से 17% टैक्स लेगा। ठीक है। एक बंदा उतरता है अपनी ऑडी से, वो भी वहाँ पे जाता है, वही ब्रेड परचेज़ करता है, दुकानदार ये नहीं कहेगा कि यार तुम तो ऑडी से आए हो, तुम्हारा टैक्स 35% है। ऐसा नहीं होगा। साइकिल वाला, ऑडी वाला, एक फुल अमीर, एक फुल गरीब। हालांकि साइकिल जो है वो 26 लाख की आती है BMW की, लेकिन साइकिल वाला भी जो है वो टैक्स क्या कर रहा होगा? सेम ही पे कर रहा होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। इसे क्या कहते हैं? फ्लैट टैक्स कहते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख लें, सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स जो है फ्लैट टैक्स है। आप जाते हैं, आप गोल्ड लीफ वगैरह परचेज करेंगे, आप टैक्स सेम ही पे करेंगे। आप करते हैं, आप पैदल जा रहे हैं, एक गाड़ी वाला आ रहा है, सेम टैक्स पे करेंगे। आप पेट्रोल डलवा रहे, कभी ऐसा हुआ कि बाइक का पेट्रोल का अलग रेट है, गाड़ी का अलग रेट है? नहीं पूछता, वो सेम रेट पे टैक्स हो रहा है। कमोडिटीज़ जितनी भी हैं,
आप बॉटल्स वगैरह ले रहे हैं, नहीं पूछता कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है आपको सस्ती 5 रुपये बोतल, आप आतिफ आब्दी साहब हो, आपको 20 रुपये महंगे, नहीं पूछते, वो सेम रेट पर टैक्स लगा रहे हैं हर एक पे। तो ये है प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। उसके बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स, ये और वो ग्राफ क्या कहता है कि जितनी इनकम ज़्यादा है उतना टैक्स आपका ज़्यादा होगा, जितनी इनकम कम है उतना टैक्स कम होगा। तो ज़्यादा, जब ज़्यादा इनकम आता है तो टैक्स ज़्यादा आता है, वे है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसलिए अमीर टैक्स ज़्यादा पे करेगा, गरीब टैक्स जो होगा वो कम पे करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स, ठीक है, ये भी क्लियर है। और तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स, ये इम्पैक्ट के लिहाज से हम बात करते हैं। ये क्या होता है कि इसमें से जो लो इनकम पीपल है ना, जो गरीब तबका है, उससे टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है। जो अमीर तबका है उससे टैक्स जो है वो इतना नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। तो ये होता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स होता है। गरीब से ज़्यादा कलेक्ट हो गया, अमीर से कम कलेक्ट हुआ, तो ये हमारा क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स। इसमें आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये टैक्स वो होते हैं जो लोअर इनकम इंडिविजुअल्स को ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, ज़्यादा हार्डली हिट कर रहे होते हैं, ये हमारे रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आटा महंगा हो जाएगा, ज़्यादा किसको हिट करेगा, गरीबों को। कुंबा ही बहुत बड़ा होता है, 9-10 बच्चे होते हैं इनके तो आटे 25-25 मन लगते हैं महीने के। अमीर के 2 बच्चे होते हैं, आटा महंगा हो गया, ठीक है मोम ब्रेड आ जाएगी, हम ब्रांड ब्रेड खा लेंगे, कहानी ख़त्म। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट गरीब में या अब अमीर है ना, अमीर आदमी, उसके घर आएगा 20 किलो आटा, कम कलेक्शन है। अब अमीर के गरीब के घर में लाइन लगी हुई है, उसके आना है घर आटा कोई 1 मन 2 मन 3 मन, उससे टैक्स का निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। तो ये गरीबों को ज़्यादा हिट करता है, अमीरों को कम हिट कर रहा था। ये इम्पैक्ट के लिहाज से है, ये इम्पैक्ट के लिहाज से है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, हमने जाना है लाहौर से इस्लामाबाद फरवरी के महीने में, ठीक है, बर्फ़बारी देखने जाएंगे, और हमने पे करना है टोल टैक्स जब हम इस्लामाबाद एंटर होंगे। अब टोल टैक्स है जी 1000 रुपया, हम अज्यूम कर रहे हैं, इम्पैक्ट समझना इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ इस लाइन को समझा रहा हूँ आपको। अब लाहौर से एक निकला है मेहरान वाला बॉस वाला, और दूसरा बंदा हम निकालते हैं हाँ प्राडो वाला। दोनों यहाँ पहुँचे हैं, दोनों ने टैक्स कितना पे किया है, 1000 रुपया। ये 1000 रुपया ज़्यादा किसको दुखा होगा, प्राडो वालों को कि मेहरान वाले को? क्यों? गरीब आदमी है, लोअर इनकम पीपल है। अब लोअर इनकम पीपल को ये टैक्स ज़्यादा हिट कर रहा है। इसने क्या कहना है, 1000 रुपया कीप द चेंज हो गया है, इसने कहना भाई 10 वापस कर, तेरी मेहरबानी, मैंने पेट्रोल लेना 10 रुपये का। तो ये गरीबों को ज़्यादा हिट कर रहा होता है, अमीरों को क्या कर रहा होता है, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये क्या है, हमारा रिग्रेसिव टैक्स है। क्लियर? अब वो ग्राफ देख लें आप, वो ग्राफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अंग्रेज़ी अपनी वर्डिंग में लिख लो, सवाल डन। 5 नंबर का ये भी आता है। हाँ भी क्या थ्योरी मुश्किल है बताओ, कोई मुश्किल लग रहा है अभी तक? आगे चलें, अभी इसलिए हमारा 15 मिनट है क्लास वाइंड अप करने में, थक तो नहीं गए? यार मैं तो जवान हूँ, आप लोग बुढ़े होते बैठे हुए, मैं तो खड़ा हूँ। उसके बाद ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, या आपने पढ़े होंगे वैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में, जब आप पढ़ के आए हुए हैं कि नहीं पढ़ के, एग्जाम्पशन वाली कॉम, इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पशन वाली कॉम है, ओहो। लेकिन हम जाके आगे चैप्टर नंबर 3 में दोबारा पढ़ेंगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, मतलब बेसिक असूल क्या हैं जिसके ऊपर टैक्स वगैरह हमारा बुनियाद हुआ होता है। 4 मेन कैनन्स हैं, इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। ये हम जाके चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, एडिशनली पढ़ेंगे, तो यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहता है कि जब भी हम अपने टैक्स लॉज बना रहे हो वो इन के ऊपर बेस करने चाहिए, इक्वालिटी के ऊपर। मतलब टैक्स जब भी लगाओ हर बंदे पे लगाओ, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबसे टैक्स लेना चाहिए। टैक्स में क्या होनी चाहिए, सर्टेनिटी, कि पता हो कि टैक्स कितना लग रहा है। मैं कहता हूँ टैक्स निकालो कितना, जितना मर्जी दे दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर्टन हो कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, के टैक्स पे करना आसान हो, मुश्किल ना हो, वो ना हो टैक्स पे करने जाएं लाइनें लगी हो, बुरा हाल हो, जलील हो रहे हैं, ऐसा काम होना चाहिए। और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, के टैक्स जो है वो कलेक्ट करना ईजी होना चाहिए। वो ना हो कि आप टैक्स कलेक्ट करें, ख़र्चा हो जाए आपका 1000 रुपया,
कलेक्ट हुआ हो 200 रुपया तो 800 रुपया जेब से जा रहा हो, ये ना हो। और दूसरा, जब आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो बिजनेसेस के लिए भी वो अफोर्डेबल हों, उनको भी इतने महंगे ना पड़े कि वो टैक्स दे ही ना हो कि हम कारोबार ही बंद कर देते हैं, तुम टैक्स निकलवा लो हमसे। तो ये 4 मेन कैनन्स हैं, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज करना, लागू करना, लगाना। इम्पोज करना, पाकिस्तान में जब भी हम टैक्स लगा रहे होते हैं ना, कोई भी टैक्स लगाएगा, किसी भी किस्म का टैक्स लगना है किसी भी आइटम पे, वो इन 3 प्रिंसिपल्स में से किसी ना एक प्रिंसिपल पे बेस कर रहा होगा, किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के तहत टैक्स लगाएंगे। पहला प्रिंसिपल है द बेनिफिट प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो शख्स जिस प्रपोर्शन में हुकूमत से बेनिफिट लेगा वो उसी प्रपोर्शन में हुकूमत को टैक्स देगा। एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी, ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट से डायरेक्टली कौन लेता है? इंडिविजुअल या कंपनी? इंडिविजुअल लेता है ज़्यादा बेनिफिट कि कंपनी? तो आपने दुकान खोलनी है और मैंने कंपनी खोलनी है, ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट किसे करेगी? आपकी दुकान को, मेरी कंपनी को? कंपनी को। मैं जाके उनसे चीज़ें इंपोर्ट करवा सकता हूँ, मैं जाके बड़ा प्लांट लगवा सकता हूँ, मैं उनसे बिजली का बिल माफ़ करवा सकता हूँ, मैं उनको बिजली के बिल पर टैक्स छुड़वा सकता हूँ, मैं अपने बिजली की बिल की किस्ती करवा सकता हूँ, मैं उनसे एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। आप ले सकते हैं दुकानदार? क्या ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर कहते हैं जो जितना हमसे बेनिफिट लेगा ना उतना टैक्स भी ज़्यादा देगा। फिर क्या लेते हैं? 28% टैक्स लेते हैं सीधा। अब इंडिविजुअल पे स्लैब रेट है, अब इतना कमा रहे हो इतना दे दो, इतना कमा रहे हो इतना दे दो। तो ये है बेनिफिट प्रिंसिपल कि जो इंडिविजुअल या जो भी पर्सन है जो जितना ज़्यादा बेनिफिट ले रहा होगा डायरेक्टली गवर्नमेंट से, वो उतना ज़्यादा ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। एक तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि आपकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स लगाना चाहिए, कि जो जितना पे कर सके, जो जितना दे सके उसके मुताबिक टैक्स लगना चाहिए। एक बंदा जो महीने का 20,000 कमा रहा है, जो महीने का 20,000 कमा रहा है, 20,000 × 12 करेंगे 240 बनेगा सालाना, और इससे गवर्नमेंट कहे जी मुझे 40,000 रुपया टैक्स दे दो, क्या दे सकता है ये बंदा? इजीली नहीं दे सकता। और एक बंदा 1,20,000 कमा रहा है, ये कितना कमाएगा? इससे गवर्नमेंट के ना टैक्स दे दो, ये क्या करेगा? ये टैक्स दे सकता है। तो एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर उतना टैक्स लगाओ, जिसकी इनकम कम है उस पर उतना कम टैक्स लगाओ, और एक सर्टेन लेवल तक जिसकी इनकम है उस पर टैक्स लगाओ ना, छोड़ दो गरीब लोग हैं। तो ये है एबिलिटी टू पे, आपकी पेइंग कैपेसिटी के लिहाज से टैक्स लग रहा है। और आखिरी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब पे लगा दो, ऐसी की तैसी देखी जाएगी, जो आता है रगड़ दो। क्या होगा? कोई कम इस्तेमाल कर लेगा, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन सब पे लगाओ, एक फ़िक्स परसेंटेज लग लो, सब पे लगाओ। ये नहीं कि तुम पे कम, तुम पे ज़्यादा, सब पे। जैसे पेट्रोल है, लगा दिया, क्या है? महंगा हो गया, कम इस्तेमाल करो, जाओ बस में। हमें क्या कह रहे हो? यही कहना गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम, अगर इतना तुम्हें लग रहा है पेट्रोल महंगा है, नहीं अफोर्ड, जाओ बस पे, जो अफोर्ड है वो लगाए। अब सेल्स टैक्स से सब पे 17% लगा दिया हर चीज़ के ऊपर। अगर तुम पहले 10 प्लेट्स खाते थे, बाट खा लो। यही कहते हैं ना, चिकन महंगा हो गया कम खाओ, चीनी महंगी हो गई है कम इस्तेमाल करो, शुगर हो जाएगी, वो यही कहते हैं ना। तो वो यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रेट के ऊपर सबको लगा दो, एक ही सफ़ में खड़े कर दिए महमूदो अयाज, कोई ना बुरा बंदा ना बंदा नवाज, सब पे एक टैक्स लगा दिया एक ही रेट के ऊपर। अब जो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो टैक्स ज़्यादा देगा, जो कम इस्तेमाल करेगा वो टैक्स क्या देगा? कम दे रहा होगा इस पर्सपेक्टिव पे। तो ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे मुल्क में कोई भी टैक्स लग रहा होगा बेनिफिट प्रिंसिपल के तहत लगेगा, या इस प्रिंसिपल के तहत लगेगा, या इस प्रिंसिपल के तहत। जैसे सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स लगता है इस प्रिंसिपल के मुताबिक कि सबको रगड़ दो। इनकम टैक्स जो है हमारा वो लगता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के तहत। मैं इनकम सेल्स बार बार कह रहा हूँ बिकॉज हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स और सेल टैक्स ही है, वो 70 नंबर का है, और सेल्स टैक्स जो है वो हमारे पास 30 नंबर का है। तो ये दो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इजी, डन। अब इन टैक्स लॉज जितने भी हमारे मुल्क में राइज होते हैं, कोई भी टैक्स लॉज हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसको हमने देखना है।
ये जो हमारे पास हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ये वाला पेज जो है ना, ये पेपर में आज तक नहीं आया कैंप में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ, आप इसको स्लाइटली मार्क कर लो, लिख लो, इट कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये 5 नंबर का आ सकता है। कहते हैं जी राइट एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ, कि बताएं जी हमारे मुल्क जितने भी कवानीन टैक्स के हैं उसमें कोई 5 फीचर बता दें। क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कि टैक्स जो है वो एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, मतलब हुकूमत तरले नहीं करती। हुकूमत ये नहीं कहती कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं मांगने नहीं आया। गवर्नमेंट ये नहीं कहती भाई टैक्स निकालो, क्या मसला नहीं है, बंद कर दो इनको, कारोबार बंद कर दो, अंदर डाल दो, एसेट सीज कर दो इनके। लेती है, इन्फोर्स करती है, लीगली इन्फोर्स करती है, कानूनी तौर के ऊपर डंडा रख के आपसे ले रही है। तो इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है, मांग नहीं रही, खैरात नहीं ले रही, डोनेशन नहीं मांग रही कि दे दे प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, लीगली क्या कर रही है, टैक्स ले रही है, इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है टैक्स जो है वो नॉर्मली बैंक में या कैश में पे होगा, चेक के ज़रिए पे हो सकता है, या आप कैश दे सकते हैं। इस तरह पे आप गवर्नमेंट के टैक्स पे करो जी, टैक्स कितना बना, लाख रुपए, आप कहेंगे लाख तो नहीं है, मेरे पास 10 बोरियां पड़ी हैं खाद की, ये पकड़ लो, ऐसे नहीं हो सकता। वो कहेंगे टैक्स दो, आप कहेंगे मेरा गुर्दा ले लो, ऐसे नहीं हो सकता। वो कहेंगे टैक्स दें, आप कहेंगे ये पकड़े बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पकड़े प्रोमिसरी नोट, ऐसे नहीं हो सकता। कैश में होगा, चेक की फॉर्म में आप कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, हमेशा टैक्स जो है वो परसेंटेजेस में लगता है, नॉर्मली 10%, 20%, 12%, 13% परसेंटेजेस में लगता है। उसके बाद है टैक्स इज लेविड, टैक्स लगाया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है आपकी इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। टैक्स उसके ऊपर लगाया जाता है, उस स्टेट के ऊपर, उनकी चीज़ों के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन में होती है हुकूमत के। मतलब पंजाब वाले उन चीज़ों पर टैक्स लेंगे जो पंजाब की बाउंड्री में फॉल कर है। ये जाके सिंध की किसी प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं ले सकते, सिंध वाले आके पंजाब में नहीं ले सकते। तो ये जिस स्टेट में जो जुरिस्डिक्शन में गवर्नमेंट की आ रही है, गवर्नमेंट अपनी हदूदों के यूद में जो इनकम है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लगा रही होती है। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते कि वो जो लंदन में फ्लैट्स है उस पर टैक्स दिया जाए, नहीं ले सकते, वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। टैक्स कौन लेता है? हमेशा लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो लेती है। आपकी पार्लियामेंट टैक्स कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने इदारा बना के दिया हुआ जिसे हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, और वो अंडर लॉ टैक्स ले रहा होता है। और टैक्स लिया क्यों जाता है? पब्लिक पर्पस के लिए टैक्स जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसमें से कोई 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ये टैक्स लॉस के करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके फीचर्स हैं जो उसने हमें क्या किए होते हैं, गिवन किए होते हैं। उसके बाद किसी भी अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्या असूल हो सकते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले है फिजिकल एडिक्वेसी। फिजिकल का मतलब होता है पैसा, मॉनिटरी, एडिक्वेसी सफिशेंटली, ठीक है। फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि अच्छा टैक्सेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो इतना सफिशेंट है कि आप जब चाहे आपके एक्सपेंडिचर वो मीट करके पूरे कर दे। आपके अगर अखराजात बढ़ रहे हैं, आपका टैक्स सिस्टम जो है वो आपको इतना रेवेन्यू बढ़ा के दे रहा है। आपके खर्चे कम हैं, आप कम कलेक्ट कर रहे हो, आपके खर्चे ज़्यादा है, वो ज़्यादा आपको पैसा कलेक्ट करके दे रहा है। अगर कोई सिस्टम अच्छा नहीं है ना, तो आप क्या रहेंगे, आप हमेशा डेफिसिट में रहेंगे, खर्चे ज़्यादा कलेक्शन कम। जो हमारे मुल्क का मसला है, हमारे खर्चे 9,000 अरब के हैं, कलेक्शन हमारी 5,000 अरब की है, फिर हम लोन मांग रहे होते हैं। अच्छा सिस्टम वो होगा जो हमें उतना रेवेन्यू ला के दे रहा है जो हमारे कंट्री को रन करने के लिए सफिशेंट है, आपकी तमाम मैटर्स को चलाने के लिए सफिशेंट है। उसके अलावा जो अच्छा सिस्टम है वो बेस कर रहा होगा इक्वालिटी के ऊपर या थ्योरेटिकल जस्टिस के ऊपर। मतलब ये टैक्स जो है ये हम लेवी कर रहे हैं किस बेसिस के ऊपर कि हर बंदा पे कर सके। पेइंग कैपेसिटी के ऊपर क्या होना चाहिए, ये डिपेंड होना चाहिए। आप यहाँ पे अब नॉर्मल टैक्सेस ना लगा दें लोगों के ऊपर कि वो पे ना कर पाएँ, रो रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम की। मतलब आप जिस सिस्टम में टैक्स पे करने जा रहे हैं वो सिस्टम इतना बेहतर होना चाहिए कि आप टैक्स पे करने हुए इंजॉय करें, मुश्किल ना हो। जो डिपार्टमेंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, कैपेबल हो, आपको गाइड कर रहा हो, ऑफिशियल्स जो हैं पढ़े लिखे हों, और टैक्स पे करना कन्वीनियंट होना चाहिए, आपके लिए बर्डन ना हो, बल्कि आप जाएँ ईजी वे में टैक्स पे करें और आ जाएँ।
जैसे आप जाते हैं कि आप जाएं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, रोते हुए निकलते हैं, कभी चलान पे करने जाएं, और कभी जाएं वहाँ पे आपका जो है कोई प्राइवेट बैंक हो जाए, वहाँ हंसते हुए निकलते हैं। रीज़न क्या है? सपोर्ट, स्टाफ, इन्वायरमेंट। अच्छा इन्वायरमेंट होगा, लोग जाकर टैक्स पे करेंगे। अगर टैक्स पे करने और बाहर लाइनें लगी हुई हैं धूप के अंदर, कोई टैक्स पे नहीं करेगा। अंदर जाहिल लोग बैठे हैं, वो गालियाँ निकाल रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, आपके वो स्टैंप नहीं लगा दे रहे चलान फॉर्म पे, कौन पे करेगा? नहीं पे करेंगे। तो अच्छा सिस्टम वो है जो टैक्स पेयर को क्या दे रहा है? फिजिबिलिटी दे रहा है, सहूलत दे रहा है, उसको क्या रख रहा है? रिलैक्स रख रहा है। और आखिरी है कि अच्छा सिस्टम वो है जो कंपैटिबल है या कंसिस्टेंट है आपके इकोनॉमिक गोल्स के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं कि हमने तरक्की करनी है, हमें ये जीडीपी चाहिए, हमें ये रेवेन्यू चाहिए, वो सिस्टम आपको वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो सिस्टम आपको उतना सपोर्ट करेगा। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में होनी चाहिए। आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, इनको आपको सिंपल अपनी वर्डिंग्स में लिखना है अगर पेपर में आ गया, बट पेपर में इसके आने के चांसेस काफ़ी रिमोट हैं। लेकिन अगर आ गया तो एटलीस्ट ये जो 4 हेडिंग्स हैं, फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी विद इकोनॉमिक गोल्स, ये 4 हेडिंग्स एटलीस्ट आपने याद रखनी है। अंदर आप उसको अपनी वर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, चल जाएगा, बट सही एक्सप्लेन करना। अब हमारे मुल्क में कौन कौन से टैक्सेशन लॉज जो हैं वो राइज हैं? मेनली 2 तरह के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज हमने जब पूरा इनकम टैक्स, सेल टैक्स करना है, आपको सारा समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्यों है और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सिर्फ अभी एज ऑफ टुडे ये याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लग रहा है और डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है। मतलब आपने पैसा कमाया, मैंने आपसे टैक्स ले लिया, आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने टैक्स आपसे ले लिया, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? कि मैं आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगवा रहा, मैं आपकी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले रहा, बट फिर भी मैं टैक्स निकलवा लेता हूँ आपसे। आप कहते हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टैक्स नहीं दूंगा, मसला ही कोई नहीं, तू बेटा लोड करा के आ। आप लोड कराओगे वो टैक्स ले लेंगे तो आपसे। आप कह जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहते हैं कुछ नहीं मेरे पास तुम हो, तू जाग बेटा खा के यार बर्गर आज, टैक्स ले लेंगे तेरे से। तो वो इनडायरेक्टली आपसे टैक्स निकलवा रहे हैं। आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो तब भी टैक्स निकलवा लेंगे। आपकी स्पेंडिंग पे आप खर्चा करेंगे, उसमें टैक्स डाल देंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो डायरेक्टली आपकी इनकम आपके एसेट से लेंगे वो डायरेक्ट टैक्स होगा, जिसमें हमारा इनकम टैक्स आता है, CVT आ रहा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, FAD, सेल्स टैक्स वगैरह आ रहा होता है। जिसमें से ये इनकम टैक्स है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, अराउंड अप टू 70% ऑफ हमारा सिलेबस है। तो सीलन डिस्कशन करेंगे, आपको तो हिफ्ज़ हो जाएगा कि वाकई से हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। और सेल्स टैक्स भी जो है तकरीबन हमारे सिलेबस का 30% बन रहा है अप टू, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक मंडे या ट्यूसडे को समझ आ जाएगी कि हम सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो जब हम ये इनकम टैक्स और ये ख़त्म कर लेंगे सेल्स टैक्स, आपको तब ये क्लियरली पता होगा कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। इस चैप्टर के ये पास्ट पेपर्स हैं, जैसे ये आपने सवाल कर लिया, ये देखिए सवाल है ऑटम 14 का 10 नंबर का सवाल आया हुआ है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स का? टू कलेक्ट रेवेन्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स नॉन रेवेन्यू विच कैन अचीव। 10 नंबर का सवाल आया था, तब स्कीम चेंज हुई थी इसलिए, तो तब जज्बाती था। कर लिया हमने सवाल, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। एनेमिक इंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर करने के लिए, लग्जरी गुड्स को रखते हैं, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, ये तमाम 5 पॉइंट लिखने हैं आपने। अब देखें स्प्रिंग 15, स्टेट एनी 5 वेज विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। डेवलपमेंट वेज में ट्रेड जोन वगैरह बना देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए मूवेबल एसेट्स के ऊपर टैक्स लगा देना, लग्जरी गुड पर टैक्स लगा देना, एग्रो बेस्ड इंसेंटिव्स, इस तरह की चैरिटी वगैरह, या ये जो है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ये लिख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इंडायरेक्ट टैक्स इन पाकिस्तान, ये सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, FAD, ये आप कर लेंगे जब हम इसको देखेंगे। ऑटम 15, डिस्क्राइब एनी 3 मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन विच कैन बी हेल्पफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग अ गुड सिस्टम। कैनन्स ऑफ इक्वालिटी है, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट है, सर्टेनिटी है, कोई 3 लिखने हैं। 5 से 3 नंबर का सवाल है ये। फिर स्प्रिंग 16 क्या है?
ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम। बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कोई भी लिख दो 5। फिर स्प्रिंग 18 में टैक्सेस आर प्राइमरी यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट इज अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। 5वीं दफ़ा सवाल, एक ही चीज़ है इस चैप्टर में। फिर ऑटम 18 एक्सप्लेन एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 4 नंबर के हैं और ये हमने भी डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल से, ये 5 नंबर का सवाल था तो अराउंड 9 नंबर यहाँ से भी आए हुए हैं। ऑटम 19 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एबिलिटी टू पे, और तीसरा मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, बेनिफिट। हाँ देखा तुम्हें याद हो गया, सारा कर लेना, पेपर दे देना इस दफ़ा। फिर अब ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पाकिस्तान। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस ये थर्ड टाइम हो रहा है रिपीट, कस्टम, सेल्स टैक्स और FED। स्प्रिंग 21 6 टाइम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 6 टाइम आ रहा है। टैक्सेस आर प्राइमरी यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 5 नंबर का स्प्रिंग 21 में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर भी जो है वो क्या होता है, एंड होता है, वाइंड अप होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हम स्टार्ट किया था, 1 मिनट मैं इसको स्केड्यूल ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो प्लानर के मुताबिक हमारा ये जो चीज़ें हैं वो शुरू होगी, ओरिएंटेशन थी, उस पर हमारा एक चैप्टर जो है वो हमारा साथ ही क्या हो गया है, आज वाइंड अप भी हो गया है। तो जो हमारे अपना ग्रिड हमने लिखा था, उस ग्रिड के हवाले से जो 5-10 नंबर का आता है और 5 पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आए हैं, ये हमारा आज डन हो गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एज ऑफ टुडे मुश्किल लगा? क्यों भाई, 5 पेपर वाले? तो ये डे 1 ये डन, कल आप चिल करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीक में हम क्या करने लगे हैं, अब हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं और जो हम शुरू करेंगे अराउंड 9 तारीख से और वो जाएगा 18 तक, 9 से 18 तारीख को ये 5 नंबर पूरे कर दिए आज मैंने, 30 नंबर वो भी आपके क्या होंगे, पूरे होंगे। और 18 तारीख को आप 35 नंबर पेपर में इजीली जाके क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और सेल्स टैक्स भी इतना ही आसान होगा इंशाल्लाह। ऑल्दो दुनिया कहती है मुश्किल है या ये है या वो है, बट इंशाल्लाह आपको सेल्स टैक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इंजॉय करेंगे आप, उसमें फिजिबल रहेंगे, आपको वो ऐसा डिफ़िकल्टी वगैरह उसमें फेस नहीं होगी। क्राइटेरिया वही है जो एंड पे लिख दिया था, आप वो फॉलो करेंगे, पेपर पास है आपका, ठीक है। अब ये जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको आई थिंक मंडे को जो इनका वीकली हैंडआउट्स होंगे वो मिल जाएंगे पूरे, और जो स्टडी मटेरियल है शायद वो मंडे ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा सारा, जिसमें पास्ट पेपर की बुक्स वगैरह है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह बाय करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास मंडे से टैक्स का एक डेडिकेटेड रजिस्टर हो नोटबुक के लिए, और कोशिश करके ना कोई स्पेयर पेजेस जो होते हैं, शीट्स वगैरह, वो ला के अपने पास रखते कैरी किया करें, ताकि अगर मैं आपसे क्लास में असाइनमेंट करवाऊँ आप उस पर करके मुझे वही दे दिया करें और आपको ये पेजेस फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और एक कैलकुलेटर होना चाहिए और पेन अपने अपने, बोर्विंग्स वगैरह अलाउ नहीं होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं पूछ लें, हम इसके जो वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। मंडे को हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, 30 नंबर 9 दिनों में आपके सिक्योर होंगे, ठीक है। तो ये है जी हमारा टैक्स का स्टार्ट। फास्ट ट्रैक तो है, बट आई मेक श्योर जितनी बातें की हैं सारी वो कंप्लीट होंगी भी और टैक्स आपका पास भी होगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई आपका दोस्त स्ट्रगल कर रहा है, किसी पेंडिंग ज़्यादा हो रहे हैं, वो किस तरह के पंगे लेना चाह रहा है, तो उसको कोई यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे उसका पेपर जो है वो पास हो सकता है। ये डूएबल पेपर है, एवं कोई 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं विद सेल्स टैक्स, 11 बजे टाइम पे आ रहिएगा। सेल्स टैक्स में ज़रा आपने फोकस करना है, उसका स्टार्टिंग लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आपकी बेस बन जानी है। वहाँ बेस बन गई, थर्सडे को आप अपने दोस्तों को सेल्स टैक्स करवा सकते हैं और उनसे अच्छा करवा सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज़।